हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज का वीडियो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव आफ्टर योर एमबीए। एमबीए करने के कुछ इमीडिएट 2-3 सालों के बाद आप एक ऐसे वलरेबल सिचुएशन में होते हो कि आप अपने आप को फाइनेंशियल मेस में डाल सकते हो, फिर चाहे आपकी 20-25 लाख की ही पैकेज क्यों ना लगी हो। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे कुछ फाइनेंशियल ट्रैप्स एंड फाइनेंशियल पिटफॉल्स के बारे में बात करने वाला हूँ दैट कैन मेक योर लाइफ अ फाइनेंशियल डिजास्टर। एंड आपको इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना है ताकि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो स्टेबल रहे एंड आप फ्यूचर में भी फाइनेंशियली ग्रो कर पाओ। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना क्योंकि दिस इज गोइंग टू डिफाइन योर लाइफ आफ्टर योर एमबीए। देखिए, पहली गलती लोग करते हैं एजुकेशन लोन को लेकर। जब आप एमबीए करने जाते हो एजुकेशन लोन लेके, वो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में अच्छे से इंडल्ज नहीं होते हैं। बेसिकली वो लोन को अच्छी तरीके से लेते नहीं है। कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका हाई हो जाता है, कभी वो प्राइवेट बैंक यानी कि एनबीएफसी से लोन ले लेते हैं जिससे कि उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्री पेमेंट पेनल्टी पे करने लग जाती है क्योंकि वो लोन पहले पे कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मॉरेटोरियम पीरियड ही उनको नहीं मिलता है। कुछ कुछ केसेस में लोग को साइनर साइन करना भूल जाते हैं जिसके कारण उनका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी गलतियाँ करते हैं लोग एजुकेशन लोन को लेके भी। इसलिए जब आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो शुरू में ही आपको बिल्कुल सतर्क एंड केयरफुल रहना है। अच्छे से रिसर्च करना है अपने बैंक के बारे में जहाँ से आप लोन ले रहे हो एंड एक अपने लिए एक चीपेस्ट रेट नेगोशिएट करना है। क्योंकि अगर आपका लोन का इंटरेस्ट रेट 0.25 से 0.5% भी अगर कम हो रहा है ना, तो आप सब्सटैंशियली ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 years काफ़ी ज़्यादा पैसा सेव कर सकते हो। तो पहली बात ये कि एजुकेशन लोन जब आप ले रहे हो एमबीए करने के लिए, फिर चाहे कोई भी मास्टर्स डिग्री करने के लिए, तो ये इंश्योर करिएगा कि आप अपने आप के लिए एक बेस्ट डील लेके आइए अपने फाइनेंशियल पार्टनर से, ताकि आपको इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ड्यूरिंग एमबीए। जब आप एमबीए कर रहे होते हो तो आपको सिर्फ उसकी फीस नहीं देखनी है कि आप जो 2 साल में फीस पे कर रहे हो वो कितनी है। आपको उस 2 साल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखना होता है। आप 2 साल वहाँ पे एमबीए कर रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ पैसे नहीं कमाओगे। आप वहाँ पे अगर आपकी 4-5 लाख की नौकरी थी तो आप 2 साल में 10 लाख कमा सकते थे। आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हो सकता है आपको कॉलेज में हॉस्टल की अकोमोडेशन नहीं मिली, आपको बाहर रहना पड़ रहा हो जहाँ पे आपको मंथली 15-20 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ रहे हो, आपको फूड में पैसे खर्च करने हो रहे हो। तो ये सब जो मनी एंड ये सब जो एक्सपेंडिचर है आपका, वो भी एक कॉस्ट ऑफ योर एमबीए है, जिसको बिल्कुल भी रूल आउट मत कीजिएगा एमबीए के दौरान। अपने ट्यूशन फी में इन सब एस्पेक्ट्स को भी ऐड करिएगा, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आपके रहने का खर्चा, आपके खाने पीने का खर्चा, आपके घूमने फिरने का खर्चा, प्लस योर फीस इज द टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड इफ यू आर गोइंग टू डू अ 2 year एमबीए। तो अगर आपकी 20 लाख रुपए की एमबीए की फीस है और आप एमबीए करने से पहले साल के 5 लाख कमा रहे थे, तो अराउंड 30 lakhs हो गया आपका टोटल कॉस्ट ऑफ एमबीए विच इंक्लूड्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस चीज़ को भी अपने बैक ऑफ द माइंड में रखिएगा एंड अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को उसी तरीके से कंट्रोल रखिएगा जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो जाए। अब देखिए, अब आपका एमबीए खत्म होने वाला है। अब हो सकता है कि आप 1-1.5-2 साल में शादी कर ले, क्योंकि यूजुअली लोग 26-27-28 साल में ग्रेजुएट करते हैं एंड विद इन 2 to 2.5 years लोग अपने लिए स्पाउसेस खोजना चालू कर देते हैं। अब शादी करने के लिए हो सकता है कि वो डेस्टिनेशन वेडिंग करे। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे पैसे लोग खर्च करते हैं अपनी वेडिंग में। प्री वेडिंग शूट में अलग 3-4 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो आप क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में जाके अपनी शादी को अच्छी एक्स्ट्रावेगेंट करने के लिए आप वहाँ पर भी पर्सनल लोन ले लेते हैं 10-15 लाख का। तो आपका एजुकेशन लोन चल रहा है, आपने वहाँ पे फिर 10-15 लाख का पर्सनल लोन भी ले लिया अपनी शादी के लिए। अब नेक्स्ट आप क्या करते हैं, एक बार आपने शादी कर ली, अब आपको लगता है कि आप क्योंकि एक फैमिली का यूनिट बन गए हो, अब आपको एक गाड़ी खरीदनी चाहिए। आपका एजुकेशन लोन चल रहा है, आपकी शादी का पर्सनल लोन चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर आपने एक गाड़ी का लोन भी ले लिया। और गाड़ी कैसी, आप हो सकता है कि आप 7-8 लाख की हैचबैक में काम चला सकते थे, लेकिन नहीं, आपने 4 लाख का डाउन पेमेंट किया और 15 लाख का लोन उठा लिया एक एसयूवी उठाने के लिए। एक एसयूवी आपने खरीद ली जिसको खरीदने की आपकी हैसियत नहीं थी। अब क्योंकि आपकी शादी हो गई है और आपकी फैमिली बन गई है, तो आपको लगेगा कि आपको अपने लिए घर भी ले लेना चाहिए। तो आप और आपके स्पाउस डाउन पेमेंट के पैसे को कहीं ना कहीं से जुगाड़ करते हो और फिर 50-60 लाख रुपए का लोन लेके होम लोन ले लेते हो घर खरीदने के लिए। तो ऐसे में आपने क्या किया है, आपने बेसिकली लोन स्टैकिंग कर लिया है। आप अपनी जॉब कर रहे हो और आपने उस पर्टिकुलर सैलरी को पूरी तरीके से बांध लिया है। आपका एजुकेशन लोन चल रहा है, आपने कार लोन ले लिया है, आपने शादी के लिए पर्सनल लोन लिया हुआ है, आपने होम लोन भी ले लिया है। तो जब एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इंडिविजुअल ग्रेजुएट करता है, फिर चाहे वो सपोज आईआईएम से ग्रेजुएट कर रहा है, किसी अच्छे कॉलेज से भी ग्रेजुएट कर रहा है, तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है अराउंड 85,000 to 1.2 लाख रुपीज़। ये बेसिकली रेंज होता है। अगर आप टॉप कॉलेज से पढ़ रहे हो, एकदम टॉप प्रीमियम सैलरी आपको मिल रही है, तब भी आपकी मैक्स टू मैक्स 1.4 to 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से सैलरी लगेगी। तो अगर हम ये सब लोन्स को अगर सर्विस करना चाहें, तो एजुकेशन लोन का ईएमआई 20,000, पर्सनल लोन का ईएमआई 15,000, कार लोन का ईएमआई 20,000, होम लोन का ईएमआई 50,000, आपकी 1.2 लाख की सैलरी में 1 लाख रुपए तो आप यहीं पे खर्च कर दे रहे हो। तो आपके जो बचे कुछ पैसे हैं उससे आप खुद का खर्चे निकालते हो, खुद का घर चलाते हो और आपके पास सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई पैसा ही नहीं बच जाता है। एंड दिस इज वेयर यू हैव गॉटन योरसेल्फ इनटू अ क्लासिक टेक्स्ट बुक रैट रेस। और आप ऐसे सिचुएशन में पेचेक टू पेचेक जीते हो। और अगर आप पेचेक टू पेचेक जी रहे हो तो आप अपने लाइफ को बहुत रिस्की सिचुएशन में डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि जो अभी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चल रहा है, बहुत सारी अनसर्टेनिटी
अनसर्टिनिटी है, थोड़ा स्लो डाउन होने का एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है कि आप अपने कंपनी में काम करते करते ले ऑफ हो जाओ, फिर चाहे इसमें आपकी कोई खुद की गलती भी ना हो। ऐसे में अगर आपने इतने सारे लोन स्टैक किए गए और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने ऊपर रख ली है कि एक बार आपकी नौकरी चली जाती है, आपके पास जो इमरजेंसी फंड होता है वो इमीडिएटली खत्म हो जाता है, एंड आपको फिर समझ नहीं आता है कि आप अपने खर्चों को और अपने ईएमआईज को रीपे कैसे करो। तो दिस इज अ क्लासिक रैट रेस दैट यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू, एंड देन यू गेट बॉक डाउन इनटू दीज डेट ट्रैप्स। तो ये वाली जो सिचुएशन है बहुत कॉमन है। एमबीए करने के बाद लोग 20-25 लाख के लोगों को लगता है कि उनकी नौकरी लगी, लेकिन उन्होंने इतने लोन ले लिए हैं अपने सर में कि वो 20-25 लाख की नौकरी के बाद भी कुछ हर महीने सेव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, मैनेजमेंट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी वो कितना मिसमैनेज कर रहे हैं अपने मनी को। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल होती है। मैंने खुद देखा है लोगों को जो ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आप अपने एमबीए करने के बाद, फिर चाहे आपकी 10 लाख की नौकरी लगे, 12 लाख की नौकरी लगे, आप इन ट्रैप्स में ना फंसे। आपको अपने एक्सपेंसेस को इस तरीके से प्लान करना है कि आप हर महीने अराउंड 20-25% ऑफ योर सैलरी सेव एंड इन्वेस्ट कर पाओ एक फ्यूचर कॉर्पस क्रिएट करने के लिए। क्योंकि आप अगर फ्यूचर कॉर्पस क्रिएट करते हो तो वो आपको अनसर्टिनिटी से एंड लाइफ के एक्सटर्नल एनवायरमेंट वाले रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात। तो अब मैं कुछ सोल्यूशंस प्रपोज करना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ जी सकते हो जिसके साथ आपको ये प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। सबसे पहली बात तो ये कि आपको लोन स्टैकिंग करना ही नहीं है। आप अपने लिए अच्छा एजुकेशन लोन का डील लेके आ रहे हो, एजुकेशन लोन रीपे करने के बाद ही आप कोई और लोन लेने का सोचिए। आपको शादी करनी है, हो सकता है आपका बजट इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है आप एक छोटे बजट में शादी करिए, नॉर्मल सिटी में शादी करिए, डेस्टिनेशन वेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है और लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। कार भी अगर ले रहे हैं, अगर आपको कार लेना इतना ज़रूरी है, इतना मैंडेटरी है, तो आप एक हैचबैक के लिए जा सकते हो या तो आप प्री ओन कार के लिए जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर पैसे नहीं तो आपको ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदनी है, और खरीदनी है तो एसयूवी खरीदनी है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको लोन स्टैकिंग नहीं करना है। एक बार में एक लोन रखना है और उसको रीपे करना है, फिर उसके बाद अगला लोन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीपेमेंट कैपेसिटी। अगर आप लोन स्टैकिंग करते हो, एक साथ 3-4-5 लोन उठा लेते हो, देन यू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर सेल्फ टू डू वेल मंथ ऑन मंथ। एंड इसमें अगर एक या दो अनसर्टेन बुरी सिचुएशन हो जाती है आपके साथ, आप प्ले ऑफ हो जाते हो, तो आपका पूरा फाइनेंशियल सिचुएशन मेसी सा हो जाता है। सबसे पहले तो आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए जिसमें आप 6 to 8 मंथ्स ऑफ मंथली एक्सपेंसेस को आप सेव करके रखो। आपके लाइफ में कोई भी अनसर्टेन इवेंट हो तो ये जो कॉर्पस है, ये जो अमाउंट है इमरजेंसी फंड, ये आपको 6 से 8 महीने तक प्रोटेक्ट करेगा, जिसमें आप अपने लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी और नई कोई इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। सो इसलिए प्लीज डोंट फॉल इन द डेट ट्रैप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेव एंड इन्वेस्ट योर मनी। अपनी हर पेचेक का 20-25% एटलीस्ट बे मिनिमम आप सेव करिए एंड इन्वेस्ट करिए, ताकि आप अपने लिए एक साइजेबल कॉर्पस फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर पाओ, एंड ताकि आप अपने फ्यूचर को रिस्क फ्री बना सको। तो ये था माय फ्रेंड्स सम सर्टेन फाइनेंशियल पिटफॉल्स दैट यू कैन गेट टू इमीडिएटली आफ्टर एमबीए। एमबीए करने के इमीडिएटली 3-4 साल बाद लोगों के बहुत सारे लाइफ चेंजिंग डिसीजंस होते हैं। लोगों की शादियां होती है, लोगों को एजुकेशन लोन ईएमआई पे करना पड़ता है, उनको नई गाड़ी लेने का प्रेशर होता है, नया घर लेने का प्रेशर होता है। बहुत सारे फर्स्ट माइलस्टोन्स होते हैं जो इस एज में लोग हिट करते हैं, और लोगों के पास जो थोड़ा बहुत पैसा आने लगता है तो वो सोचता है कि एक बार में ये सब कर ले। लेकिन आपको स्मार्टली प्ले करना है, ये वाली गलतियां नहीं करनी है लोन स्टैकिंग वाली। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस वीडियो के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, देन यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू डू ग्रेट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दीज।